गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा हुई और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते प्रीएम्बल लर्न टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट वेरी वेल वे। प्रत्येक को प्रस्तावना याद होनी चाहिए। सबसे पहले सुन लीजिए, प्रस्तावना जो है विद्यार्थियों, प्रस्तावना की भावना, मूल उद्देश्य, जो प्रस्ताव लाया गया उस उद्देश्य प्रस्ताव की भावना मूल भावना पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया? चर्चा की हमने 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने पारित कर दिया। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव की जो मूल भावना है उस पर ही हमारी प्रस्तावना आधारित है। प्यारे विद्यार्थियों, बेरुवाड़ी बनाम भारत संघवाद 1960 के अंदर ये माना गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ये मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। सुभाष कश्यप जैसे विद्वानों ने तो यहां तक कह दिया कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधार है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पढ़ा कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली या राजनीतिक कुंजी कहा और ठाकुरदास भार्गव, सुभाष कश्यप जैसे विद्वानों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो इस प्रकार से अगर आत्मा की बात की जाए तो प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव व ऑस्ट्रेलिया के संविधान की मूल भावना पर आधारित है। किस देश के संविधान की मूल भावना पर आधारित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अनुरूप भावना पर आधारित है। तो अगर देखा जाए विद्यार्थियों, हम भारत के लोग ये यूएनओ के चार्टर में लिखे हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग के समरूप माने जाते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान की मूल भावना, मूल लक्ष्यों को रेखांकित करती है कि हमारा संविधान हम कैसा बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से अब हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कैसे याद करेंगे? हम भारत के लोग, सबसे पहले हम भारत के लोगों से शुरू करेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा,
राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित व आत्म अर्पित करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे देश की संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे याद करें, रटने की कहीं जरूरत नहीं है। शुरुआत हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। फिर सबसे पहले न्याय कितने प्रकार का, तो न्याय के लिए लोगों को क्या दो, सारा दो, सारा। तो न्याय कितने प्रकार का उल्लेखित हुआ है, 3 प्रकार का हमारे संविधान की प्रस्तावना में न्याय उल्लेखित हुआ है। न्याय के बाद में स्वतंत्रता की बात करो, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। फिर समानता या समता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। फिर राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, व्यक्ति की गरिमा। ये जो हैं इन सभी आप पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो हमारी संविधान की प्रस्तावना याद हो जाएगी, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। अब इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके इनको याद करते हैं। तो सबसे पहले जो भाग है विद्यार्थियों वो है हमारा घोषणात्मक भाग नंबर 1। घोषणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग में क्या घोषणा की गई है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया तथा ये संविधान भारत के लोगों के लिए है, भारतीय लोगों की मूल भावना पर आधारित है और भारत के लोगों ने ही इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म अर्पित किया है। इस प्रकार से हम भारत के लोगों से तात्पर्य भारत की जनता से हैं कि भारत के नागरिकों ने ही इस संविधान को अंगीकृत किया है। वह शक्ति का स्रोत जो है वो भारत की जनता है, लोकप्रिय संप्रभुता है। तो इस प्रकार से पहली हमारी हो जाएगी घोषणात्मक भाग, जिसमें हम भारत के लोग और संविधान को आत्मर्पित, अंगीकृत, अधिनियमित करने की जो बात कही गई है वो इस बात की ओर संकेत करती है कि अंतिम शक्ति जो है वो भारतीय जनता में निहित है। दूसरा भाग उद्देश्यात्मक भाग। उद्देश्यात्मक भाग, पहला घोषणात्मक भाग और दूसरा है उद्देश्यात्मक भाग। उद्देश्यात्मक भाग के अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। विद्यार्थियों, संविधान बनाने का उद्देश्य जो है वो ये है कि भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना। संविधान बनने के बाद भारत आंतरिक व बाह्य रूप से निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। वो किसी विदेशी शक्ति के अधीन रहकर के अपने बाह्य व आंतरिक निर्णय नहीं लेता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो संविधान है वो हमारे देश का संविधान है। जब हमारा देश का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बन गया। और ये संप्रभुता की शक्ति जो है अंतिम रूप से जनता में निहित है, क्योंकि भारत के अंदर लोकप्रिय संप्रभुता है और अंतिम शक्ति जनता में निहित है। तो इस प्रकार से बात करें विद्यार्थियों, तो उद्देश्यात्मक भाग का पहला उद्देश्य जो है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। दूसरा जो इसका भाग है उद्देश्यात्मक का वो है समाजवादी। नंबर 2 समाजवादी राज्य। प्यारे विद्यार्थियों, संविधान की मूल भावना में, मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था। 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा समाजवाद शब्द जोड़ा गया। समाजवाद शब्द जोड़ा गया। विशेषतः में हमने पढ़ा था कि भाई समाजवाद का क्या मतलब होता है। समाजवाद राज्य का तात्पर्य है विद्यार्थियों, देश के प्रत्येक नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, समतामूलक समाज हो, साथ साथ में सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएं और आर्थिक न्याय के अंतर्गत ऐसे प्रयास राज्य के द्वारा किए जाएं कि गरीब अधिक गरीब और अमीर अधिक अमीर नहीं हो। इसके बीच में जो अंतर है वो निरंतर कम करने का प्रयास राज्य के द्वारा किया जाए। ऐसा राज्य क्या कहलाता है? समाजवादी राज्य कहलाता है। तो भाग 4 की बात करें, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लगा करके 51 तक, ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं किस प्रकार के राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य स्थापना की बात करते हैं। तो इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्व जो हैं जिनके माध्यम से हम एक समाजवादी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। तीसरी बात है विद्यार्थियों, पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य ये भी 42वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा जो है ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब राज्य का धर्म विरोधी होना नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य होगा जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के साथ, यानी धर्मों के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाएगा और देश में रहने वाले निवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, वे किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इस प्रकार का राज्य जो है विद्यार्थियों वो पंथ निरपेक्ष राज्य कहलाता है, सेकुलर स्टेट कहलाता है। भारत में पंथ निरपेक्षता की बात की जाए तो आर्टिकल 25 से लगा करके 28, 29, 30 इन सभी के माध्यम से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बातें की गई है और पंथ निरपेक्ष राज्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। हमारे मूल अधिकारों में भी ये बातें समाहित हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों उद्देश्यात्मक भाग में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, समाजवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो नंबर 4 लोकतांत्रिक राज्य।
लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र और गणराज्य दोनों, गणतंत्र दोनों अलग अलग है। लोकतंत्र का तात्पर्य यह होता है विद्यार्थियों, शासना अध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित हो तथा शासना अध्यक्ष जनता के प्रति उत्तरदायी हो, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। तो लोकतंत्र का मतलब विद्यार्थियों सिर्फ जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही नहीं, बल्कि जो शासनाध्यक्ष हैं वो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए जनता के प्रति, और जनता जो है, जनता ही उनका निर्वाचन करे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दृष्टि से। तो जैसे बात की जाए विद्यार्थियों, भारत के अंदर जो शासनाध्यक्ष हैं, शासनाध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित हो, जनता द्वारा निर्वाचित हो तथा जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के प्रति उत्तरदायी हो, उत्तरदायी हो। अब जो जैसे शासनाध्यक्ष, भारत के शासनाध्यक्ष, भारत के संदर्भ में बात की जाए तो शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री जो हैं किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता के प्रति उत्तरदायी है, और वो अप्रत्यक्ष दृष्टि से जनता के द्वारा ही चुना जाता है। जनता सांसद का चुनाव करती है और सांसद अपने में से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार से शासनाध्यक्ष वो हैं जनता के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कोई अनलिमिटेड समय के लिए नहीं हूं और निश्चित समय के लिए भी नहीं हूं, और निश्चित समय के लिए कई शासनाध्यक्ष हैं तो भी निश्चित समय के बाद जनता की अदालत में उन्हें हाजिरी लगानी पड़ती है। तो इस प्रकार से जो है दिन प्रतिदिन उनका मूल्यांकन होता है, और वे शासनाध्यक्ष जो हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वे डिक्टेटरशिप पर नहीं बन सकते, क्योंकि जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है, और उन्हें जिम्मेदारियों को, उन्हें उत्तरदायित्व को उन्हें निभाना होता है। अगली बात है विद्यार्थियों गणराज्य। गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य और लोकतंत्र में थोड़ा फर्क है विद्यार्थियों। देखिए, लोकतंत्र का संबंध शासनाध्यक्ष से है, लोकतंत्र का संबंध किससे है? शासनाध्यक्ष से है, जबकि गणराज्य का संबंध जो है राष्ट्राध्यक्ष से है, हेड ऑफ द स्टेट से है। राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर के जनता के द्वारा निर्वाचित होना चाहिए, उसे हम गणराज्य कहते हैं। राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष कोई जाना जाना नहीं है। शासनाध्यक्ष अगर है जनता के द्वारा निर्वाचित, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, तो वहां पे गणराज्य नहीं हो सकता। गणराज्य के लिए राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है ना। जो हेड ऑफ द स्टेट है उससे संबंधित है। जैसे हेड ऑफ द स्टेट की बात की जाए तो भारत के अंदर हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति भारत का जो है वो वंशानुगत नहीं है, वो अप्रत्यक्ष दृष्टि से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। जरूरी नहीं है कि जहां लोकतंत्र हो वहां गणराज्य हो। शासनाध्यक्ष अगर जनता के द्वारा निर्वाचित है तो लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है तो वहां पे गणराज्य नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन की बात की जाए, इंग्लैंड की बात की जाए, तो वहां पे प्रधानमंत्री जो हैं वर्तमान के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री वहां का जो है वो तो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और उत्तरदायी भी होता है, रेस्पॉन्सिबल भी होता है। तो वहां पे ब्रिटेन में क्या है, इंग्लैंड में क्या है, लोकतंत्र है। लेकिन वहां जो राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट, वहां की जो महारानी है, वो जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होती, वो तो वंशानुगत होती है।
या वहां का राष्ट्राध्यक्ष जो है, राजा या रानी जो भी है, वो वंशानुगत होते हैं, तो वहां पे लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है। तो लोकतंत्र और राजतंत्र तो साथ साथ में भी रह सकते हैं जैसे ब्रिटेन में, लेकिन राजतंत्र और गणतंत्र साथ साथ में नहीं रह सकते, ये एक दूसरे के विपरीत है विद्यार्थियों। तो राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर, वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा निर्वाचित हो, उसे क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गणराज्य या गणतंत्र कहते। तो ये बात हुई विद्यार्थियों रिपब्लिक की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में क्या फर्क है। यहां लोकतंत्र तो सिर्फ शासनाध्यक्ष से जुड़ा हुआ है और गणतंत्र जो है राष्ट्राध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लोकतंत्र के साथ में राजतंत्र तो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गणतंत्र के साथ में जो है राजतंत्र नहीं रह सकता, क्योंकि वहां हेड ऑफ द स्टेट जो है या तो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा या फिर वंशानुगत होगा, ठीक है ना। तो जैसे ब्रिटेन है, जापान है, इन सभी में अगर देखा जाए तो वहां पे लोकतांत्रिक राज्य तो है लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। भारत के अंदर विद्यार्थियों लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है, इसलिए भारत का प्रधानमंत्री भी जनता के प्रति उत्तरदायी है, जनता के द्वारा निर्वाचित है, और राष्ट्रपति भी, राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो भी जनता के द्वारा निर्वाचित हैं, भले इनडायरेक्टली हो, लेकिन इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उद्देश्य हमारा उद्देश्य ये है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का हमने उद्देश्य निर्धारित किया है। तो ये हमारा दूसरा भाग होगा विज्ञान के प्रस्तावना का उद्देश्यात्मक भाग। अब हमारा तीसरा भाग देखिए जिसका नाम है विवरणात्मक भाग। कौन सा भाग है? विवरणात्मक भाग। विवरणात्मक भाग में हम ये पढ़ेंगे विद्यार्थियों कि किस किस का विवरण हमने पढ़ा है। न्याय पढ़ा तो न्याय में कौन कौन सा न्याय पढ़ा, समानता पढ़ी तो समानता में कौन कौन सी समानताएं, और स्वतंत्रता पढ़ी तो स्वतंत्रता में कौन कौन सी स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता पढ़ी, समानता पढ़ी तो समानता में कौन कौन सी समानता पढ़ी। इन सभी के बारे में जो हमारा भाग होगा विद्यार्थियों सी भाग, जिसे हम कहेंगे विवरणात्मक भाग, सी विवरणात्मक भाग। इन भागों के माध्यम से आपको प्रस्तावना आराम से याद हो जाएगी। और बड़ा सवाल आ जाए कि प्रस्तावना संविधान का सार है, विस्तार से समझिए, इन भाग वाइज डिवाइडेशन करके आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर विवरणात्मक भाग की बात की जाए, पहला भाग उद्देश्य, पहला भाग हमने कौन सा पढ़ा? घोषणात्मक भाग, दूसरा उद्देश्यात्मक भाग, तीसरा विवरणात्मक भाग। और विवरणात्मक भाग में नंबर 1 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? न्याय। विवरणात्मक भाग में हमने न्याय पढ़ा विद्यार्थियों। न्याय में हमने क्या क्या पढ़ा? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, और फिर हमने पढ़ा आर्थिक न्याय, और फिर हमने पढ़ा राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिक्स जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। अगर बात की जाए सामाजिक न्याय की, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में रहने वाले लोगों के साथ जाति, वंश, लिंग, वर्ण, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, समानता पर आधारित समाज की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार का समाज, इस प्रकार का समाज जो है
वो सामाजिक न्याय वाला समाज होगा। और आर्टिकल 15 की बात की जाए मूल अधिकारों के अंदर, तो जिसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि जाति, वंश, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव, ठीक है ना, करना कानूनी अपराध है। तो ये सामाजिक न्याय की बात है विद्यार्थियों। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है, वैसे तो आर्थिक न्याय आर्थिक समानता पर आधारित है, लेकिन समाज में पूर्ण आर्थिक समानता संभव नहीं है। इसलिए राज्य ये प्रयास करे कि मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं सभी को सुलभ होनी चाहिए, साथ साथ में गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर है उसको निरंतर कम किया जाना चाहिए। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय की बात करें तो विचार अभिव्यक्ति, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, राजनीतिक सहभागिता, चुनाव लड़ना, दलों का निर्माण करना, ये सब प्रकार की जो स्वतंत्रता जिस व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त है उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल जस्टिस कहेंगे। ये हमने जो न्याय का प्रकार पढ़ा, न्याय का चैप्टर पढ़ा, उसके अंतर्गत ये हमने बातें पढ़ी। दूसरा विवरणात्मक भाग जो है विद्यार्थियों, वो है पहला न्याय और दूसरा जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अब स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के लिए विद्यार्थियों हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान में है। समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। और बंधुता की बात करें तो राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारे की भावना की बात की गई है कि हम सब भारत के लोगों के लिए हैं, ये भारत की एकता के लिए हैं, भारत की अखंडता के लिए हैं। ये उद्देश्य, मूल भावना जो है हम सब भारतीयों की है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का धार्मिक, किसी प्रकार की जो भेदभाव की बात है वो स्वीकार्य नहीं होगी। हम सब एक बंधुता की भावना, भाईचारे की भावना से काम करेंगे इस देश में। तो इस प्रकार से ये संविधान हम सब भारतीयों को अधिकार देता है, सब भारतीयों के लिए है, न हिंदू है न मुसलमान है, हम सब भारतीय हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की बात जो है विवरणात्मक भाग में की गई है। अगली बात करें देश की एकता, अखंडता, वह व्यक्ति की गरिमा, वह व्यक्ति की गरिमा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात की जाए देश की एकता, अखंडता, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, इन सभी से परे हमें सोचने की जरूरत है। देश की एकता के लिए हम सब भारतीयों को, इस देश को अखंड बनाए रखने के लिए हम सब भारतीयों को इस देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। देश की एकता, अखंडता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन भारत कैसा संघ है? एक विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। राज्यों का विभाजन हो सकता है, राज्य
खंडित हो सकते हैं, लेकिन देश कभी खंडित नहीं हो सकता। तो विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। राज्यों का तो हम विभाजन कर सकते हैं, लेकिन देश का विभाजन नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान में देश की एकता और अखंडता की बात की गई है। और संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत भारत विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है। राज्यों का विभाजन हो सकता है, लेकिन संघ का विभाजन नहीं हो सकता। ये हमारे संविधान की मूल भावना है। तो देश की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपना गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। उसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार वे सब प्राप्त होंगे जो संविधान ने प्रदान किए हैं। अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो स्वतंत्र न्यायपालिका को एक रक्षक बनाया गया है कि वो हमारे अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये तीसरा भाग हमारा हुआ विवरणात्मक भाग। और विवरणात्मक भाग के अंदर न्याय की बात है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात है, और देश की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की बात है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हमारे देश की जो प्रस्तावना है, जिसमें सिर्फ अब तक एक बार ही परिवर्तन हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक जो है समाजवाद, परनिरपेक्षता और अखंडता की बात जो है, ये अखंडता की बात जो मैं कर रहा हूं, ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये हुई हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक विद्यार्थी को ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को याद होनी चाहिए। प्रत्येक पुस्तक किसी भी सब्जेक्ट की हो, प्रस्तावना जरूर लिखी हुई होती है। तो ये प्रस्तावना जो है हम सबको याद होनी चाहिए। और ये हमारा चैप्टर जो है संपूर्ण हुआ। इस चैप्टर की बात करें विद्यार्थियों, तो महत्वपूर्ण जो है 2 प्रश्न ही बनते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, ऐसा नहीं कि भारतीय संविधान की सब विशेषता देखो, नहीं। भारतीय संविधान की जो विशेषता है, उन विशेषताओं में से किसी एक का लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। भारतीय संविधान संघात्मक एकात्मकता का मिश्रण है, समझाइए। भारत का संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है, कैसे, समझाइए, स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र न्यायपालिका को स्पष्ट कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो इस प्रकार से जो विशेषताएं आपको एक एक करके मैंने समझाई, उन सभी विशेषताओं के बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। साथ साथ में जो प्रस्तावना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो आपको प्रस्तावना संपूर्ण याद होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको सुनाई। और साथ साथ में ये भाग जो 3 हैं, घोषणात्मक भाग, दूसरा उद्देश्यात्मक भाग, तीसरा विवरणात्मक भाग, ये भाग आपको याद होने चाहिए। उन भागों के अंदर क्या क्या है, ये बातें याद होनी चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, सेकंड का जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा संपूर्ण हुआ। थैंक यू।